topic is Coulomb law. In whole of the concept, what we observed, we only feel that there are two electric force, two electrostatic force exert between the charged body. So when the body is electrified, the body's answer is the body is charged. The body charged means that is electrified. So when the body is charged, then we are rubbing or by rubbing concept, induction method, conduction method. So on that we have charged the body and experience a force of attraction as well as repulsion. Material, इसका मतलब कि मटेरियल इट मीन्स मटेरियल की टू प्रॉपर्टीज हैं, एक तो चार्ज और दूसरी है मास. सो मटेरियल की दो प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की. मटेरियल की टू प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की. एक तो हमारे पास आ गई मास और दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी, चार्ज. यहां पर हमने डिस्कस किया कि व्हेन द बॉडी इज इलेक्ट्रिफाइड तो आंसर द बॉडी गेट चार्ज्ड. व्हेन द बॉडी इज नॉट इलेक्ट्रिफाइड, व्हेन द बॉडी डिस्चार्ज. डिस्चार्ज मीन्स दैट बॉडी हैव नो attraction or repulsion between the charged body, means the body get discharged. So on that we can say body is not electrified. So electrified और non electrified का भी हमें डिफरेंस का पता होना चाहिए. उसका चार्ज जब हमारे पास यहाँ पर हमारे पास दो फोर्स एक्सपीरियंस हुई थी, एक अट्रैक्टिव और एक रिपल्सिव. जबकि मास में हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्स comes into play between the masses of the two body but keep at a certain distance. So that was governed by in the gravitational law, Newton's gravitation. Newton gave the concept. What was that? Due to gravitational force, F attractive force, Fg is equal to Gm upon r square. In this way we can find the magnitude of the gravitational force. यहां पर तो हमने वैल्यू फोर्स की कितनी फोर्स है वो हम निकाल सकते हैं, दोनों बॉडी के बीच में कितनी फोर्स है. बट यहां पर प्रॉब्लम ये थी कि कोलम ने जो फोर्स की, कोलम ने जो एक्सपीरियंस की फोर्स की कितनी होगी, वो कितना मैग्नीट्यूड होगा, उसमें जो फोर्स है अट्रैक्टिव है रिपल्सिव है बिटवीन द टू चार्ज, वो कितने होगी. बहुत ज्यादा उन्होंने हो सकता है एक्सपेरिमेंट्स किए, ठीक है. उसके बाद उनकी हो सकता है कि नजर जो है यहां पर गई हो. ये जो अपने पास न्यूटन लॉ जो है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसमें भी उसकी नजर गई, ठीक है. सो व्हाट ही फील, उसने फिर फील किया कि हमें he observed that कि when the two charges placed together, two charge placed together, experience है attractive और repulsive force. Okay, attractive means unlike charges attractive, like charges repulsive, positive negative. But एक तो उसने कि फोर्स मैग्नीट्यूड होगा तो होगा कितना, हाउ मच मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. फोर्स मैग्नीट्यूड क्या होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का. दूसरा उसने जो ऑब्जर्व किया कि जब उसने चार्ज को रखा, चार्ज जो है प्लेस किए, तो उसमें एक डिस्टेंस होनी चाहिए पर्टिकुलर जिसमें फोर्स का एक्सपीरियंस हो, वट एवर द रिपल्सिव और अट्रैक्टिव. तो वो प्रैक्टिकल करके देखे उसमें बहुत, तो हो सकता है तो लंबे समय तक लैब में जहां भी कितने पर्सन को इन्वॉल्व किया, तो आखिर उसको मिला कि पॉइंट चार्ज कंसीडर करें हम, तो 2 पॉइंट चार्ज
जब कंसीडर करेंगे हम 2 पॉइंट चार्ज टू बी कंसीडर्ड, पॉइंट चार्ज मीन्स स्मॉल चार्ज, स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल चार्ज, पॉइंट मीन वेरी स्मॉल चार्ज। स्मॉल चार्ज में उसने क्या ऑब्जर्व किया, स्मॉल चार्ज जब उसने पॉइंट चार्ज दो प्लेस किए, सो फोर्स जो एक्सपीरियंस हुई, मान लो वट एवर रिपल्सिव और repulsive force, this is a charge q1 q2 point charge, or whatever attractive force, but that force that is along the line joining the center of the point charge, means along a straight line, so line joining the center of the charge, line joining the center of the point charges along a straight line, so ये चीज उसने ऑब्जर्व की, लाइन ज्वाइन मीन्स along the line, that is straight line। ये दो चीजें डिस्कस करने के बाद उसने फिर एक, so he considered the point charge, consider the point charge q1 so consider the point charge q1 and point charge q2, they are separated at a distance r, किसी डिस्टेंस के ऊपर उनको प्लेस कर दिया, रख दिए। चार्ज वट एवर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, वी आर नॉट डिस्कसिंग द सेम टाइप ऑफ चार्ज और डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज, सो वी कंसिडर द चार्जेस, force can be attractive or repulsive, so point charge, when he considered the point charge, what he observed, he followed the Newton's law of gravitation। उससे पहले हो सकता है कि उसने Q1 प्लस Q2 किया हो, इंटू R करके देखा हो, जैसे हम चौक का डिब्बा लेकर दुकान से लेते हैं, शॉप से परचेज करते हैं, तो हम कहते हैं कि एक चौक का डिब्बा दो, हमें एक चौक का बॉक्स दे दो, सो वो दे देता है, उसमें हो सकता है 100 लिखा है बाहर की, 100 चौक इसमें होंगी या 500 होंगी, बट जैसे हम आया ने काउंट नहीं की, जैसे हमने उनको काउंट किया तो उसमें हो सकता है 100 निकले तो 200 निकले। इसका मतलब वो जो है, जो हमारी थॉट थे कि 500 होंगे, वो जब हमने रियलिटी में देखा, चेक किया, तो वो उतने नहीं निकले। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारी थॉट थी वो गलत हो गई। इसका वही चीज जो है कॉलम ने ये एक्सपेरिमेंट करके देखे, जो फोर्स है हमारी, कितनी वैल्यू कितनी अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स कितनी अप्लाई कर रहे हैं और उन चार्ज से मिल कितनी रही है। जैसे मास बॉडी के इनपुट किया तो जितनी फोर्स लगाई उतना आंसर आ गया तो ठीक है, ओके है, लॉ वैलिड है। तो वो चीज हो सकता है पता नहीं कितने मेथड से वो गया, तो और उसके बाद उसने ऑब्जर्व किया क्या कि दो चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस, दे आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस r, देन कौन से चार्ज, पॉइंट चार्ज, स्मॉल चार्ज, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स that is whatever attractive or repulsive, electrostatic force whatever attractive or repulsive, so we are discussing about the magnitude na, so magnitude of attractive or repulsive force is directly proportional to the product of their charges, product of the charges, and next inversely proportional to square of the distance between them. Square of distance between them, what? This is the second
derived from inverse square law. Inverse square law. So two equation he has derived just like Newton law of gravitation. So हमारे पास ये दो चीज आ गई, तो इसमें क्या स्टेटमेंट थी, इतना आप याद रखें कि मैग्नीट्यूड ऑफ द electrostatic force means electrostatic force whatever attractive or repulsive. So magnitude of the electrostatic force attractive or repulsive directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to square of the distance between charges. Square of the distance between the charges. तो हमारे पास अब इन दोनों को कंबाइन कर लो आप इक्वेशन को, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 कंबाइन किया आपने दोनों इक्वेशन को, सो आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गई Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहां पर एक चीज है, क्वेश्चन रेज होता है कि चार्ज की वैल्यू स्मॉल है, चार्ज की वैल्यू स्मॉल है तो जो हमारे पास चाहे फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव वो भी स्मॉल ही होगी। और यदि मान लो डिस्टेंस जो है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो यदि स्मॉल है, स्मॉल है डिस्टेंस मतलब बहुत नजदीक रखें तो अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी। सो आर स्मॉल फोर्स इंक्रीज लार्ज, आर large force small means increase or decrease vice versa. Here directly means charge value of the charge is large, force large, charge value of the charge is small, force small. So after equation this we got this one. So Fe is equal to electrostatic force, जो भी हम F ही लिखेंगे इसको F. So F is equal to some constant quantity. Constant quantity कौन सी, proportional को आप हटा दो over R square. This K, what is the K? K is the what is the K? Proportionally constant या electrostatic force constant. Electrostatic फोर्स कांस्टेंट या फिर आप कह सकते हैं कॉलम कांस्टेंट, कॉलम कांस्टेंट। कॉलम कांस्टेंट whereas K is equal to 1/4 pi epsilon, whereas K is equal to 1/4 pi epsilon. This epsilon is what? Epsilon that is called permittivity. Permittivity of in a medium. Permittivity in a medium. परमिटिविटी मीडियम है क्या चीज है ये, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो परमिटिविटी है इसके लिए डिस्कस करेंगे हम कि ये है क्या चीज है। सपोज करो हमारे पास ये जो चार्जेस हैं, ये जो चार्ज हैं, ये चार्ज प्लेस किए हमने एयर में, मीडियम एयर या फ्री स्पेस भी कह सकते हैं आप, फ्री स्पेस। एक हमने ये ले लिया एयर या फ्री स्पेस। सो ये चार्ज Q1 है हमारे पास और ये Q2।
हमने मीडियम ले लिया एयर, सो ये एयर मीडियम में हमने इसको प्लेस किया, ये एयर मीडियम में प्लेस किया। सो यहां से मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो मूव हो रही हैं, सपोज करो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो इस तरह, क्योंकि ये या तो अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा या लगाएगा रिपल्सिव फोर्स, या तो ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा या रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। बट बीच में अब क्या आ गया, एयर मीडियम रख दिया हमने, एयर मीडियम में प्लेस किए हैं, जैसे बाहर है या एयर जहां पर है रख दिए, ठीक है, बीच में एयर है, जैसा आउटबाउंड एयर इज देयर। सो यहां से जो फील्ड लाइन जनरेट होंगी, जैसे मेरी आवाज जनरेट हो रही है, सो सपोज करो कि 10 लाइन जो है यहां से मूव हो रही हैं, कितनी 10 लाइंस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 लाइन हम सेंड कर रहे हैं, और इसमें पहुंच कितनी रही है, हो सकता है कि फर्स्ट नहीं पहुंची, सेकंड पहुंच गई, ये भी पहुंच गई, और एक ही लाइन पहुंची बोलो, तो कितनी आपने 10 फोर्स लगाई, 10 फोर्स गई हमारे पास यहां से Q1 से, और यहां पहुंची कितनी 9, बाकी 1 जो है वो क्या हुआ उसका 1 दैट इज एब्सॉर्ब्ड, वो क्या हो गई, एब्सॉर्ब होगी, मतलब उसको परमिट नहीं किया आगे जाने के लिए, उसने परमिट नहीं किया। तो ये किसके लिए था, एयर स्पेस के लिए, एयर मीडियम फ्री स्पेस के लिए। इसका मतलब कि इसको जो डिनोट करेंगे एयर स्पेस के लिए, ये आ गया हमारे पास परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, एयर। सो एयर के लिए याद रखना 1, मतलब एक लाइन उसने ऑब्जर्व की। अब हम ले लेते हैं ग्लास मीडियम कौन सा लिया, ग्लास। चार्ज मैंने ये रख लिया और एक ये रख लिया। अब ये बीच में हमने क्या किया, ग्लास, ये जो ग्लास है हमारे पास, ग्लास रख दिया बीच में, हमने बीच में ग्लास रख दिया, चार्ज 1 2 और बीच में क्या रख दिया, ग्लास रख दिया हमने। तो जब ग्लास हमने यहां पर रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, कितनी जा रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 लाइन जा रही है, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बट यहां पर सपोज करो कि 4 जो है यहां पर पहुंची हमारे पास, पहले फर्स्ट नहीं पहुंची, सेकंड पहुंची, थर्ड फोर्थ ये पहुंच गई, ये पहुंच गई, बाकी नहीं पहुंची। तो कितनी नहीं पहुंची यहां पर, 1 2 3 4 5 6 जो है फोर्स ऑफ लाइन जो पहुंच गई, जबकि भेजी कितनी थी 10। तो 4 क्या हो गई, जो 4 है वो क्या हो गई, ये जो है ये 4 क्या हो गई, ये 1 2 3 और 4, ये क्या हो गई आपके पास, ये क्या हो गया, एब्जॉर्ब कर लिए। 4 लाइन जो है क्या की, एब्जॉर्ब कर ली, उनको परमिट नहीं किया, अलाउ नहीं किया, सो एब्जॉर्ब की। तो इसको ये परमिटिविटी किसमें हुई, ग्लास में, किसमें, ग्लास में। अब हम सपोज करो ये तो ग्लास हो गया मीडियम, कौन सा, ग्लास। सिमिलरली हमने एक और लिया, सपोज करो वाटर ले लिया। अब हमने वाटर में अप्लाई की, वाटर का केस, जब हमने मीडियम वाटर यूज किया, चार्ज दिया, ये चार्ज बीच में वाटर रख दिया, हमने प्लेस कर दिया वाटर। अब लाइन जो है, फोर्स ऑफ लाइन जो है, तो या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। सो ये चार्ज Q1 और ये चार्ज Q2, हमने वी हैव प्लेस्ड द वाटर बिटवीन द चार्जेस, बिटवीन द 2 चार्जेस। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये मूव की, सपोज करो 1 2 3 4 5 6 7
8, 9 और 10 ये मूव की। सपोज करो 10 हमने तो सेंड कर दी, बट इसने हो सकता है कि 2 लाइन ही आगे सेंड की, 2 लाइन ही सेंड की, ओनली 2 लाइन, बाकी जो है वो एब्जॉर्ब कर ली। इसका मतलब क्या हुआ, ये हम मीडियम की बात समझा रहे हैं कि ये जो हमारे पास कांस्टेंट है, ये जो है ये मीडियम, ये क्या शो करता है कि है क्या चीज ये। सो ये किस तरह का मीडियम है, किस तरह की आर्टिकल है ये, किस तरह की वैल्यू है ये। सो ये करता क्या है, सो हमारे पास F2 तो हुआ क्या, ये जितने भी हैं ये क्या होगी, ये एब्जॉर्ब होगी, जितनी भी है कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 इसने क्या की, एब्जॉर्ब कर दी। तो हमारे पास जो परमिटिविटी जो है वो कितनी हुई वाटर की, वो कितनी हो गई 8। यहां से हमें क्या ऑब्जर्व किया हमने कि जैसे जैसे वैल्यू परमिटिविटी की बढ़ रही है, फोर्स गोइंग टू बी डिक्रीज, मींस रिपल्सिव है चाहे अट्रैक्टिव कम होती जाएगी, क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, वी कंक्लूड दैट एज परमिटिविटी इंक्रीज, तो वैल्यू ऑफ एज परमिटिविटी इंक्रीज, फोर्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो फोर्स है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और इसकी वैल्यू की मान लो डिक्रीज है, कम होती जा रही है, तो फोर्स की वैल्यू जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स व्हाटएवर द अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, मतलब अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव, वो क्या करेगी, इंक्रीज। तो ये कॉन्सेप्ट भी हमने थोड़ा सा फॉलो किया, ये जो है हमारा कॉन्सेप्ट। तो ये थोड़ा सा माइंड में रखना है आपने कि जो वैल्यू जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, मीडियम के ऊपर। तो हमारी जनरली जो वैल्यू क्या आई, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। व्हाट विद एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम, so Q1 Q2 upon R square, this is the force. Now we can calculate the value of F. Now next जो है हमारे पास, और यहां पर देखेंगे ग्रेविटेशन न्यूटन, तो ग्रेविटेशन सिर्फ ये चेंज हुआ है, चार्ज, मास और मास डिस्टेंस। यहां पर अब परमिटिविटी का भी हमें कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। तो फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, that is 1/4 pi epsilon Q1 upon Q2 upon R square. This is the Coulomb law. तो इसको आपने याद रखना है, Coulomb law। Coulomb law क्या कहता है, मैग्नीट्यूड होगा attractive force or repulsive force between the two charges that is separated by a certain distance, directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the scale of the distance between the charges या between them। इतनी चीज आपने याद रखनी है इसमें। उसके बाद हमारे पास फॉर मीडियम, एयर मीडियम और एयर या फिर फ्री स्पेस और एनी मीडियम और एनी अदर मीडियम, फोर्स फॉर फ्री स्पेस और एयर मीडियम और एनी अदर मीडियम। फ्री स्पेस
for free space you can say epsilon naught. Permittivity is epsilon naught. And for other medium permittivity is epsilon m. So keep in mind कि for air medium or free space permittivity is epsilon naught, or for any other medium, glass, water or any other else, permittivity that is m, medium. Now force is what? Force is F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. This is the force. And for this, for any medium, force for any medium of here is force for free space or air medium, F0 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. Here for any medium force, what is the force? 1 upon 4 pi epsilon m Q1 Q2 upon R square. This equation is third and this is 4. कॉलम लॉ यहां तक हो चुका है. बाकी हमने एग्जांपल के तौर पर हमने परमिटिविटी का भी मीनिंग समझ लिया. अब हमें आगे की एयर मीडियम में, यदि एयर मीडियम है या फ्री स्पेस में चार्ज, द चार्ज दे आर placing of charge, that is air is placed between the two charge. So what will be the F0 is equal to 1 upon this one, and for medium, other medium. So dividing 3/4, इन दोनों को डिवाइड कर दो. So what you got? F0 upon Fm equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square over this 1 upon 4 pi epsilon m Q1 Q2 upon R square. So this is the same term, cancel, this is same term. Different. What is the difference? Medium. Rest things are same, charges are same. So what you got? This epsilon and medium that move to this side and in mathematical way, and this move to here. So what you got? Epsilon m upon epsilon naught. So हमारे पास क्या मिला हमें? फ्री स्पेस फोर्स. कौन सी फोर्स? अट्रैक्टिव और परसिव बिटवीन द चार्जेस. कौन से चार्जेस? पॉइंट चार्जेस. लिखा पॉइंट चार्जेस. दैट इज ऑफ इक्वल टू इन फोर्स, सेम फोर्स between the medium, in the medium always be equal to permittivity in a medium to the permittivity in a free space. So generally you can say it is called relative permittivity. Relative permittivity. रिलेटिव परमिटिविटी. तो रिलेटिव परमिटिविटी को डिनोट कैसे करते हैं? एप्सिलॉन आर. तो एप्सिलॉन आर क्या कहता है? रिलेटिव परमिटिविटी क्या कहती है? रेशियो बिटवीन द परमिटिविटी इन ए मीडियम टू द परमिटिविटी इन ए फ्री स्पेस. सो और इसको हम और क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिया आपने आपने dielectric constant, and that is denoted by caps K symbol. Cap K symbol.
डिफरेंट बुक्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट वे में हम बताते हैं। जैसे इंटरनेशनली बुक्स और भी देखेंगे होल ऑफ द वर्ल्ड में, तो कॉलम को सी से भी आप लिख सकते हैं, के की जगह सी लिख दो, दिस इज द कॉलम कांस्टेंट, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट यू कैन से। सो डायरेक्टली कांस्टेंट आल्सो डिनोटेड बाय के, कैप्स के सिंबल, स्मॉल के सिंबल यू कैन से। सो डायरेक्टली कांस्टेंट व्हाट, दैट इज relative permittivity, permittivity what, this one you can define this way or this way. So ये था हमारे पास एक कॉन्सेप्ट। अब इसी में हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिली कि एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन r नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन r। सो एप्सिलॉन m इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, ये आई आपके पास वैल्यू। इस वैल्यू को आप यहां पुट कर दो इक्वेशन थर्ड में। सो पुट एप्सिलॉन m इन इक्वेशन 4 में पुट कर दो आप, तो क्या आएगा आपके पास, क्या है फोर इक्वेशन, व्हाट इज द फोर इक्वेशन, एफ एम इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन m q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, और ये है वैल्यू आपके पास। इस वैल्यू को आप क्या करेंगे, यहां पुट कर दो ये। सो यू हैव टू पुट द वैल्यू। So force in medium equal to 1 upon 4 pi this and q1 q2 upon r square। So ये हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गई, और एक इक्वेशन हमारे पास ये फ्री स्पेस के लिए इक्वेशन है, और ये आपके पास कौन सी है, मीडियम के लिए। यदि मीडियम के लिए ये इक्वेशन भी याद रख सकते हैं, ये भी याद रख सकते हैं आपका, क्योंकि यहाँ पर एक ये तो याद रखनी पड़ेगी एप्सिलॉन m क्या है, और रिलेटिव परमिटिविटी भी याद रखना पड़ेगा। न्यूमेरिकल पर्पस के लिए भी आपको ये याद रखनी पड़ेगी, ये वाली ये और ये। तो ये आपके पास कैसे आई, आपके पास देखो ये आ गया आपके पास रिलेटिव परमिटिविटी डिफाइंड एज रेशियो बिटवीन मटेरियल मीडियम में परमिटिविटी टू द फ्री स्पेस परमिटिविटी। सो फोर्स, कौन सी फोर्स, अट्रैक्टिव और पर्सिव बिटवीन द, कौन सी, मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स whatever attractive or perceived between the 2 point charge in a free space to the in a medium, same force same charge, same force in the same charge between the medium, that is called relative permittivity। तो in any way you can define, और ये आपके पास, और ये अब आपके पास यहां पर आप देखेंगे कि ये जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के भी आ गया आपके पास, यूनिट इन एसआई यूनिट और सीजीएस सिस्टम। एसआई यूनिट में हमारे पास जैसे चार्ज जो है, जो चार्ज है दैट इज कॉलम, एंड इन सीजीएस सिस्टम दैट इज स्टैट कॉलम, चार्ज, जो चार्ज की वैल्यू स्टैट कॉलम, ठीक है। इन फ्री स्पेस, जो फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस और फ्री स्पेस मीन्स एयर मीडियम चार्जेस, between the charges air is there, so we have placed a air, so what will be the
F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. So remember this one. SI यूनिट फ्री स्पेस के लिए या फिर एयर के लिए। और सेकेंडली इन ए मीडियम ग्लास हो गया, वाटर या एल्स मीडियम के लिए। तो एयर मीडियम के लिए तो आपके पास एप्सिलॉन नॉट होती थी और मीडियम के लिए एप्सिलॉन एम। तो फोर्स क्या होगी आपके पास, F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, दिस वन। और सीजीएस सिस्टम के लिए हमें फोर्स निकालनी है। मान लो सीजीएस सिस्टम के लिए फोर्स, सीजीएस सिस्टम के लिए, एसआई सिस्टम के लिए तो हो गया सीजीएस, फिर यूनिट भी निकालेंगे हम। सीजीएस सिस्टम के लिए ध्यान में रखना है आपने कि जो के है इनमें फ्री स्पेस K is equal to 1 means 1 upon 4 pi epsilon naught is equal to 1. So 1 upon 4 pi epsilon equal to 1, ये ध्यान में रखना है आपने। तो मेरे पास फोर्स जो हो जाएगी वो क्या आएगी, Q1 Q2 upon R square and any medium in a medium जो k की वैल्यू है वो 1 अपॉन कैप्स k हो जाएगी। k की वैल्यू 1 अपॉन k, तो आपके पास k की वैल्यू क्या आपने फाइंड आउट की है, F इज इक्वल टू 1 अपॉन k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सो ये फोर्स की वैल्यू आपने माइंड में रखनी है। और अब हम यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये एसआई सिस्टम और सीजीएस सिस्टम, अब यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। यूनिट जो है, जो फोर्स है हमारे पास, जनरली फ्री स्पेस है उसमें जो सबसे स्मॉल वैल्यू और एयर मीडियम के लिए होती है जो कि एप्सिलॉन नॉट है वो 1 होती है। तो उसी के लिए हम निकालेंगे। मींस मिनिमम वैल्यू जो होती है एयर के लिए, मिनिमम वैल्यू जो है वो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1, जो मिनिमम एयर मीडियम के लिए। तो ये ध्यान में रखना है आपने। सो F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 upon R square. This is the force and 1 upon 4 pi epsilon naught, इसकी जो वैल्यू है ये आप ध्यान में रखें। इसकी वैल्यू जो है 9 into 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये देखेंगे कैसे आएगी। और एम्पियर, ये इसकी वैल्यू पूरी, ये टोटल 1 upon 4 pi epsilon naught means k की वैल्यू, k भी कह सकते हैं इसको, स्मॉल k, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। एंड एप्सिलॉन नॉट जो इसकी वैल्यू है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो है सो 8.85 into 10⁻12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर मीटर और कॉलम स्क्वायर। ये ध्यान में रखना है। ये एप्सिलॉन नॉट न्यूमेरिकल पर्पस पे काम आएगी, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में काम आएगी। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी इन फ्री स्पेस, दिस इज इन फ्री स्पेस। ये परमिटिविटी है, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। और एयर मीडियम फ्री स्पेस। सो दिस वन एंड दिस वन, यू नो कि एप्सिलॉन नॉट को आप इस तरफ ले जाएं
अब यूनिट के बारे में डिस्कस कर लें। एप्सिलॉन नॉट को इस तरफ ले जाएं, एप्सिलॉन नॉट ये आ गया और 1/4 पाई, 1/4 पाई और एफ भी नीचे आ गया, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो आप 1/4 पाई का यूनिट क्या होगा, कोई यूनिट नहीं होगा। इसके यूनिट क्या हो गए, चार्ज है कॉलम, चार्ज कॉलम, फोर्स के न्यूटन, डिस्टेंस मीटर, सो मीटर स्क्वायर। अब क्या करें आप, इसको ऊपर ले जाएं, डिवाइड में है, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कॉलम स्क्वायर, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। ये यूनिट जो है ये यूनिट है हमारा, यूनिट की बात डिस्कशन की है हमने। और फोर्स के यूनिट यहां पर देखेंगे आप, ये जो आपके पास ये के जो है इसके यूनिट क्या होंगे, वेयर के यूनिट क्या होंगे, तो के यूनिट, के आप वन साइड रहने दो, के वन साइड रहने दो, फोर्स अपॉन फोर्स इनटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। तो अब के यूनिट क्या होंगे, फोर्स के न्यूटन, डिस्टेंस मीटर स्क्वायर, कॉलम डिवाइड पर कॉलम स्क्वायर, कॉलम इनटू कॉलम पर कॉलम स्क्वायर, ये माइनस साइन। तो देखो आप के इसके यूनिट जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर, सो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर, इट्स ए वैल्यू 9 × 10⁻⁹ जो है इट्स ए वैल्यू ऑफ द दिस वन विद यूनिट। तो ये याद रखनी है आपने। तो ये था हमारे पास पार्ट कौन सा, कॉलम लॉ के बारे में। तो अब जब आपको कॉलम लॉ आता है तो ये आपके पास होगा फोर्स, कौन सी फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और कॉलम फोर्स कहां एप्लीकेबल है, ओनली पॉइंट चार्ज के बीच में, स्मॉल चार्ज के बीच, स्मॉल चार्ज when they are placed at a certain distance, then they exert a attractive or repulsive force। ये आपने ध्यान में रखना, बस इतना ही आ गया। बाकी तो आपको फंडामेंटल बता ही दिया, ठीक है, मीडियम भी बता दिए, रिलेटिव परमिटिविटी भी बता दी, फ्री स्पेस भी बता दिया। तो ये सारे इस तरह से आपने स्टेप बाय स्टेप को चलना है। तो ये जो हमारे पास लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द पॉइंट चार्ज दैट इज इन अ स्ट्रेट लाइन, और यदि हम बड़ा चार्ज ले लेते हैं, पॉइंट चार्ज नहीं कंसीडर करते हैं, तो ज्वाइनिंग जो लाइन की है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पॉइंट चार्ज वो नहीं रहेगी। तो ऑन दैट वी कांट फाइंड द कॉलम फोर्स। सो कॉलम फोर्स ओनली एप्लीकेबल टू द पॉइंट चार्ज, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज। सो नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो वेक्टर फॉर्म डिस्कस करेंगे इसकी, और ओरिजिन और जो भी है, ठीक है, सो मल्टीपल चार्जेस के बारे में उसमें डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।